हमने अपनी पहली क्लास में IAS 16 की कुछ डिस्कशन की थी कि IAS 16 में हम इनिशियली एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होती है, कॉस्ट मॉडल क्या होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको एक आइडिया हमने डिस्कस कर लिया था। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कॉस्ट मॉडल के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट मॉडल में हमें ये पता है कि जो एसेट डेप्रिशिएट होने वाले होंगे उनको हम डेप्रिशिएट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें ये पता होना चाहिए आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, हमें ये पता होना चाहिए कि उसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे। अब डेप्रिसिएशन ऑल दो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि हर एसेट को डेप्रिशिएट किया जाता है जिसकी एक यूजफुल लाइफ होती है, लेकिन साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन के लिए जो यूजफुल लाइफ कैलकुलेट होती है वो अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ठीक है। उसके लिए जो स्क्रैप वैल्यू एस्टीमेट की जाती है वो भी एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है, और डेप्रिसिएशन का जो मेथड डिसाइड किया जाता है वो भी एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है। तो हम लाइफ कैसे डिटरमाइन करेंगे, स्क्रैप वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, एस्टीमेट में अगर चेंज आएगा तो वो कैसे डिटरमाइन होगा, उस पर हम आज हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी डिटेल के अंदर। जो कि हम नॉर्मली बस इस तरह से कह देते हैं कि जी एक अकाउंटिंग एस्टीमेट है और यूजफुल लाइफ आपको या तो आप वेंडर से पूछ लेंगे यूजफुल लाइफ क्या होगी, या आप पास्ट एक्सपीरियंस से जज कर लें। लेकिन आईएएस उसके बारे में क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है उस पर आज हम बात करेंगे। सो लेट मी रिपीट व्हाट इज कॉस्ट मॉडल। आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन an item of property plant and equipment shall be carried at its cost, कौन सी cost, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हो सकता है कि वो लैंड हो वो डेप्रिशिएट ना होती हो, इसलिए एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एनी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस हम कवर करेंगे IAS 36 के अंदर, तो अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में IFRS हमें क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो हम चलते हैं डेप्रिसिएशन की डिटेल के ऊपर। अब देखिए यहाँ ये जो ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये इस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में एक एक मसले को बताते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन में देखें 43 से ऑनवर्ड्स ये सारे पैराग्राफ डेप्रिसिएशन के ऊपर है, आगे चलते चले जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन उन्होंने कवर किया हुआ। अब समरी में आपको एक ओवरव्यू दिया होगा डेप्रिसिएशन का, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको रीड कर लेना चाहिए, ताकि एग्जामिनर अगर कोई सवाल क्रिएट करना चाह रहा है तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। So depreciation. First of all, each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है दूसरे एसेट्स के मुकाबले में, तो एसेट्स को कंबाइन करके डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि एसेट को सेपरेटली डेप्रिशिएट किया जाएगा। और बाज दफा तो एक एसेट होता है और उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, और हर कंपोनेंट की सेपरेट यूजफुल लाइफ होती है, तो हम हर कंपोनेंट को सेपरेटली डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं, ठीक। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि डेप्रिसिएशन अगर चार्ज आएगा तो कहाँ जाएगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें पता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, उस एसेट की कॉस्ट को हम उसकी लाइफ के ऊपर स्प्रेड आउट करके हर साल एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि डेप्रिसिएशन P&L में चार्ज होगा एज एन एक्सपेंस, लेकिन अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एसेट को आप डेप्रिशिएट कर रहे हो लेकिन वो एसेट किसी और एसेट के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो जिस एसेट के लिए वो डेप्रिसिएशन खर्च हो रहा है, इनकर्ड हो रहा है, वो न्यू एसेट की कॉस्ट के अंदर क्या होगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट नहीं होगा। अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर अ पीरियड इज यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउएवर समटाइम्स the future economic benefit embodied in an asset are absorbed in producing other asset। जैसे एग्जांपल ले लें, हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम उसकी कॉस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब उस बिल्डिंग को बनाने में एक मशीन इस्तेमाल हो रही है, क्रेन इस्तेमाल हो रही है, क्रेन का डेप्रिसिएशन, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्रेन इस्तेमाल हो रही है, तो क्रेन का जो डेप्रिसिएशन होगा वो P&L में चार्ज नहीं होगा बल्कि बिल्डिंग की कॉस्ट में
कैपिटलाइज हो जाएगा। इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री IS2। अच्छा, एक चीज मैं आपको, आप लोगों को पहली क्लास में बता चुका हूँ कि हमारे सिलेबस में जो सवालात आते हैं वो मल्टीपल IS को कंबाइन करके भी आ सकते हैं। तो जब आपको पता लग रहा हो कि ये IS उस IS के साथ मिल रहा है तो वो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन की बात की तो हमें एक IS2 इन्वेंट्री की भी एग्जाम्पल मिल गई कि आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक प्लांट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उस प्लांट का जो डेप्रिसिएशन होगा वो एज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में जाएगा। और जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको बिल्डिंग की, यहाँ नीचे बिल्डिंग की एग्जांपल के अलावा एक डेवलपमेंट एसेट की एग्जांपल दी हुई है IS38। ठीक है, सो रूल क्या बना, डेप्रिसिएशन P&L में चार्ज होगा, अब देखें डेप्रिसिएशन की बात की जाएगी तो ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ पे निकलता है। तो IS16 सेज दैट डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू शैल बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब देखें, ये तो एक स्टेटमेंट दे दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कि आपके पास जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, चाहे वो कॉस्ट हो या कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू हो, वो सिस्टमेटिक बेसिस के ऊपर ओवर इट्स यूजफुल लाइफ स्प्रेड आउट हो जाएगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि सिस्टमेटिक बेसिस क्या है, लाइफ कैसे डिटरमाइन होगी, तो उसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। रेजिडुअल वैल्यू विच इज द स्क्रैप वैल्यू एंड द यूजफुल लाइफ shall be reviewed at least at each financial year end। why? क्योंकि ये अकाउंटिंग एस्टीमेट है और अकाउंटिंग एस्टीमेट का रूल क्या होता है कि अकाउंटिंग एस्टीमेट जब भी आप बनाएंगे तो हर साल ईयर एंड के ऊपर उस अकाउंटिंग एस्टीमेट को आपको क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा। जब रिव्यू करेंगे तो हो सकता है वो चेंज हो जाए, और अगर वो चेंज होगा तो क्या करेंगे, एंड इफ एक्सपेक्टेशन डिफर फ्रॉम प्रीवियस एस्टीमेट, पहले आपने कहा था 10 साल लाइफ होगी, अब आप कह रहे हैं नहीं जी लाइफ 15 साल होनी चाहिए, तो चेंजेस जो भी करनी होगी वो करनी होगी अंडर IAS 8 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड प्रायर पीरियड एरर्स। तो ये IS16 का और IS8 का यहाँ पर एक कनेक्टिविटी बनती है इन केस ऑफ चेंज इन यूजफुल लाइफ, change in residual value as well as change in method of depreciation। okay, अब देखें लाइफ के ऊपर मैं बात कर रहा था तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई हुई है कि लाइफ कैसे पता लगती है। ठीक है, द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट embodied in an asset are consumed by an entity through its use। एक मशीन हम खरीदते हैं, उससे जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें फ्लो होने वाले हैं वो उसके यूजेज के थ्रू फ्लो हो रहे हैं ना, तभी तो वो IS16 में आया है। तो यूजेज की बेसिस के ऊपर एक डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ क्या होगी, लेकिन साथ साथ हमें अदर फैक्टर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे सच एज टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलेसेंस, wear and tear while an asset remains idle often results in the diminution of the economic benefit that might have been obtained from the asset। Consequently, all of the following factors are considered in determining the useful life of an asset। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और इसमें आपके पास पास पेपर पे एक सवाल भी है कि जी एसेट की यूजफुल लाइफ अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो आप फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे एसेट की यूजफुल लाइफ डिटरमाइन हो सकती है। तो पहला फैक्टर एक्सपेक्टेड यूजेज ऑफ द एसेट, उसका जो इस्तेमाल है ना, उसका जो इस्तेमाल है, एसेट का इस्तेमाल, उसको देखा जाएगा। अब इस्तेमाल का ताल्लुक किस चीज से होगा, यूजेज इज असेस्ड बाय रेफरेंस टू दी एक्सपेक्टेड कैपेसिटी और फिजिकल आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन आपने खरीदी, उसकी आउटपुट की कैपेसिटी आपको पता है कि 1 लाख यूनिट बना सकती है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 लाख यूनिट बना सकती है तो आपने पहले साल उसे 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया, तो इसका मतलब आपको पता है कि जितने जितने यूनिट हम कंज्यूम करेंगे आउटपुट के हिसाब से इस मशीन की लाइफ डिटरमाइन होगी। एक तो ये तरीका हो गया कि एसेट की कैपेसिटी या
फिजिकल आउटपुट के हिसाब से लाइफ डिटरमाइन की जाए। दूसरा तरीका क्या हो गया, फिजिकल वेयर एंड टेयर। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी एसेट ले लें, अगर आप उसे बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली वो जल्दी घिसेगा, जल्दी डेप्रिशिएट होगा। तो वेयर एंड टेयर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ डिटरमाइन करने में। और वेयर एंड टेयर किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेशनल फैक्टर्स पर। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ शिफ्ट्स फॉर विच द एसेट इज टू बी यूज्ड, and the repair and maintenance program, and the care and maintenance of the asset while idle। अब एक एसेट है, आप उसकी केयर ही नहीं कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, उसको आप 447 चला रहे हैं, तो इसका मतलब है उसकी लाइफ जो होगी, जो ओरिजिनल लाइफ आपने एस्टिमेट की होगी, अब वो ज्यादा वेयर एंड टेयर हो रहा है, जल्दी डेप्रिशिएट हो जाएगा। दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलेसेंस। अब टेक्निकल ऑब्सोलेसेंस क्या है, देखें टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है। जब एक टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है तो जो एक एग्जिस्टिंग एसेट होता है ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ रिड्यूस हो जाती है, या मार्केट में उसकी डिमांड में मसला आ रहा होता है। ठीक है, सो टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलेसेंस अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस और इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन और चेंजेस इन मार्केट डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट ऑफ द एसेट्स। तो ये तीन फैक्टर्स यहां पर बताए हुए हैं। चौथा फैक्टर लीगल और सिमिलर लिमिट्स ऑन द यूज ऑफ एसेट सच एज द एक्सपायरी डेट ऑफ रिलेटेड लीज। फॉर एग्जांपल कोई एसेट आपने खरीदा और उसकी एक्सपायरी बता दी जाए कि आपको जी 5 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ बना हुआ है लीगली कि 10 साल के बाद आप इस बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा 10 साल के बाद। तो अब यूजफुल लाइफ आपको कैसे असेस करनी है, लीगल या उससे मिलती जुलती टर्म्स के हिसाब से। ये पॉइंट क्लियर हो गया, 4 पॉइंट्स। अगर आपके पास स्क्रैप उस पर यूजफुल लाइफ पे सवाल आता है कि यूजफुल लाइफ डिटरमाइन कैसे की जाएगी, तो पहला फैक्टर हो गया यूजेज ऑफ द एसेट, कैसे से यूज कर रहे हैं। दूसरा फिजिकल वेयर एंड टियर कितना आ रहा है। तीसरा टेक्निकल या कमर्शियल ऑब्सोलेसेंस। और चौथा अगर कोई लीगल टर्म्स है तो वो हमें डिटरमाइन करेगी कि लाइफ क्या हो सकती है। नेक्स्ट, the useful life of an asset is defined in terms of assets expected utility benefits। आपको बेनिफिट कैसे मिलने। अब फॉर एग्जांपल एक एसेट की इकोनॉमिक लाइफ आपको बताई जाती है कि जी एसेट 20 साल की लाइफ है, तो उसकी जो यूजफुल लाइफ होगी वो तो डिपेंड करता है ना मैनेजमेंट की पॉलिसी के ऊपर कि वो कितने साल के बाद इसको डिस्कार्ड करना चाहती है, यूजुअल प्रैक्टिस हमारी क्या है। तो बाज दफा यूजफुल लाइफ की जो डिटर्मिनेशन होती है वो जजमेंट पे डिपेंड कर रही होती है कि आप दूसरे एसेट्स की यूजफुल लाइफ क्या एस्टिमेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी यूजफुल लाइफ को असेस कर रहे होते हैं, और वहां से हम जज कर लेते हैं कि जी इस एसेट की यूजफुल लाइफ भी इतनी ही होगी नॉर्मली। अब फॉर एग्जाम्पल बाज दफा ऐसा होता है कि आपने एक बिल्डिंग एक्वायर की तो लैंड और बिल्डिंग साथ एक्वायर की जाती है, तो क्या हम लैंड एंड बिल्डिंग की लाइफ को एक साथ असेस करेंगे। तो स्टैंडर्ड सेज दैट लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इवन व्हेन दे आर एक्वायर्ड टुगेदर, राइट, with some exceptions such as quarries and site used for landfill. Land has an unlimited life and therefore is not subject to depreciation. Building having a limited life and therefore are depreciable asset. An increase in the value of land on which a building stands does not affect the determination of the depreciable amount of the building. This is very important. लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो आप ये नहीं कहेंगे हमारी बिल्डिंग की जो है वो जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो जो है चेंज हो गया। आपने बिल्डिंग का जो ओरिजिनल डेप्रिशिएबल अमाउंट लिया होगा उसका लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है। लैंड इज सेपरेट, बिल्डिंग इज सेपरेट। ऑल्दो आप बैलेंस शीट में हेड बना सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू, उसका कैरिंग अमाउंट जो भी होगा लैंड का अलग होगा और बिल्डिंग का अलग होगा। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है, हमने IAS 37 में भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बिल्डिंग होती है, कोई जगह होती है तो उसको डिसमेंटल करना होता है। ठीक है, उसके बारे में IAS क्या कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ साइट डिसमेंटलमेंट, रिमूवल एंड रिस्टोरेशन, दैट पोर्शन ऑफ द लैंड एसेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय इनकरिंग दोज कॉस्ट। यानी कि हमने पहले बात की कि
लैंड की कॉस्ट के अंदर अगर आपने कैपिटलाइज कर लिया डिसमेंटलिंग कॉस्ट को, तो लैंड तो अनलिमिटेड लाइफ है, लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होगी, लेकिन वो जो आपने डिसमेंटलिंग वाला एलिमेंट उसमें कैपिटलाइज किया है, उसको आप डिसमेंटलिंग के पीरियड के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि कुछ लैंड ऐसी होती हैं जिनकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। अगर ऐसा हुआ तो उस लैंड को भी हम क्या करेंगे, जितने साल आप उस लैंड से बेनिफिट उठा सकते हैं उस लैंड को आप क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे। अब आ जाते हैं मेथड की तरफ, फिर हम सवाल देखेंगे इससे रिलेटेड। डेप्रिसिएशन मेथड, यहां तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? देखें, यही बात हमने डिसाइड की है कि स्टैंडर्ड को बहुत डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर आपको एसबीआर पहले अटेम्प्ट में निकालना है तो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टैंडर्ड को ही डिस्कस कर रहा हूँ, मेजॉरिटी टाइम आई विल डिस्कस, ताकि जब आप नोट से इसको रेफर करें लेक्चर सुनने के बाद तो आपको ऐसा लगे कि ये पॉइंट हमने स्टैंडर्ड के पहले से कवर किए हुए, तो वो रिटेन करने के लिए आपको उसके नोट्स में हेल्प मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई किसकी, यूजफुल लाइफ की डिटर्मिनेशन की। अब आ जाए डेप्रिसिएशन मेथड। मेथड गिने चुने हमारे पास होते हैं, नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट लाइन भी हम इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक्निकली मेथड कौन सा होना चाहिए, कैसे डिसाइड होना चाहिए, क्या मेथड चेंज हो सकता है, क्या चेंज इन मेथड को एस्टिमेट कहेंगे या पॉलिसी कहेंगे, इसकी डिस्कशन हो रही है। सो द डेप्रिसिएशन मेथड जो होना चाहिए शेल रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द assets future economic benefits are expected to be consumed by the entity। यानी कि कंजम्पशन ऑफ बेनिफिट्स का जो पैटर्न है ना, उसके ऊपर आप काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से हमने ये बात की कि यूजफुल लाइफ को भी आप रीअसेस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को भी आप रीअसेस करेंगे, तो क्या मेथड भी हर साल रीअसेस किया जाएगा? तो ऑफ कोर्स मेथड को भी रीअसेस करना चाहिए, वो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ सेज दैट द मेथड अप्लाइड शैल बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच रिपोर्टिंग एंड। अब इसे आसान तरीके से याद करने का मतलब यह है कि आप कहें मेथड, स्क्रैप वैल्यू एंड लाइफ, इन तीनों का रिव्यू करना लाजमी है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट चेंज हो गए हैं, तो अब आपके लिए जरूरी है कि आप मेथड को चेंज करें, और वो मेथड का जो चेंज होगा वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा, लाइफ पॉलिसी नहीं होगी। अगर कोई कहे ना पॉलिसी होती, तो आईएएस कहता है पॉलिसी नहीं है, इट्स एन एस्टीमेट, और एस्टीमेट का जो चेंज है वो आईएएस 8 के हिसाब से हम उसे प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करते हैं, यानी कि पास्ट में जाके उसको चेंज नहीं करते, बल्कि उसका अफेक्ट करंट पीरियड में या फ्यूचर पीरियड के अंदर आता है। A variety of depreciation method can be used to allocate the depreciable amount of an asset on a useful life, and these method include the straight line method, एक method ये हो सकता है, diminishing balance method ये हो सकता है, production method ये हो सकता है। ठीक है, फर्क क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हर साल स्मूथ एक जैसा डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। ठीक है, अगर स्क्रैप वैल्यू चेंज ना हो। हाँ, अगर स्क्रैप वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेथड आंसर जो भी होगा चेंज हो जाएगा। डिमिनिशिंग जो होता है वो इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, बाद में कंपैरेटिवली कम करता है। और जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड होता है वो आउटपुट की बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होता है, कम या ज्यादा नहीं होता, जितना ज्यादा आप आउटपुट इस्तेमाल करेंगे एसेट से उतना ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा। लेकिन एज वी डिस्कस, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट को कंसिडर किया जाता है, राइट, रादर देन कि हम कोई अपनी तरफ से मेथड इस्तेमाल करें। ये हमारी डिस्कशन लाइफ एस्टिमेशन वगैरह की मेजॉरिटी डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नाउ लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ द पास्ट पेपर्स एग्जांपल, और जो हमने अभी यूजफुल लाइफ की चीजें डिस्कस की हैं हम उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम आज से ही जो ना वो किट के क्वेश्चंस के ऊपर जंप कर रहे हैं, एंड लेट्स अप्लाई वन किट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, इसका पार्ट 1। अच्छा, पास पेपर से आपको एक आइडिया ये भी जनरेट करना होता है, ये चीज चेक करनी होती है कि यार एग्जामिनर कितनी स्मार्टनेस दिखा रहा है, किस तरीके के सवाल उसने पास पेपर में पूछे हैं, ताकि आप ये जज कर सकें कि भाई मुझे पढ़ना कैसा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का अंदाजा आपको कैसे होगा।
लिखना कैसे है, उसमें न्यूमेरिकल क्या था, उसमें थ्योरी मुझे कितनी लिखनी है, कौन से स्टैंडर्ड का रेफरेंस मुझे देना है, कितना रेफरेंस देना है, क्या लिखना है, वो आपको टेक्निक साइड बाय साइड सीखनी है, हम उस पर भी बात करेंगे। नाउ सी द क्वेश्चन। कि a public limited company operates in shipping industry and owns vessels for transportation. Transportation company समझना. It is the year end 30th November. The director require advice about issues related to the assets of the business. Number one, A part one. K operates in the shipping industry and owns vessels for transportation. K's vessels constitute a material part of its total assets. The economic life of the vessel is estimated to be 30 years, but the useful life of some of the vessel is only 10 years because K's policy is to sell these vessels when they are 10 years old. देखें क्या कहा जा रहा है सवाल में कि भाई हम लाइफ जो है ना वो एस्टीमेट तो 30 साल करते हैं, लेकिन कुछ एसेट्स हमारे पास ऐसे हैं, कुछ वेसल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके बारे में हमने पॉलिसी बनाई हुई है कि भाई 10 साल के होंगे तो बेच दो, ठीक है, यानी कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी हमारी बनी हुई है। के एस्टिमेट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ दीज वेसल्स एट सेल टू बी हाफ ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट and this value was assumed to be constant during their useful life. They argue that the estimate of residual value used were conservative in view of an immature market with a high degree of uncertainty and presented documentation which indicates some vessels were being sold for a price which is considerably above carrying value. Broker valuation of the residual value were considerably higher than those used by company. K argue against broker valuation on the ground that it would result in greater volatility in reporting. ये है पहला मसला। मसला क्या है जनाब? मसला ये है कि लाइफ जो है वो ज्यादा है, यूजफुल लाइफ कुछ एसेट्स की कम है और उसकी एस्टिमेशंस जो की जा रही हैं वो कम की जा रही हैं और रेजिडुअल वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है उसका तरीका बताया जा रहा है कि ये तरीका है और उसमें कुछ इख्तलाफात हैं। नेक्स्ट, K keeps some of the vessels for the whole 30 years and these vessels are required to undergo an engine overhaul in dry dock every 10 years to restore their service potential. आप लोगों ने ओवरहॉलिंग के बारे में सुना होगा। ओवरहॉलिंग क्या होती है? एनी आइडिया? ये बेसिक F7 के अंदर भी पढ़ाया जाता है कि जी भाई ओवरहॉलिंग बताएं, ओवरहॉलिंग क्या होती है? कोई आइडिया है तो बताएं, वरना आई विल शेयर के ओवरहॉलिंग क्या होती है। ओवरहॉलिंग का IAS 16 के अंदर ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि जी अगर ओवरहॉलिंग हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या उसे कैपिटलाइज किया जाएगा, अगर कैपिटलाइज किया जाएगा तो कैसे कैपिटलाइज किया जाएगा। हाँ, ओवरहॉलिंग को आप कह सकते हैं मेजर मेंटेनेंस, ठीक है। एक तो होती है रूटीन मेंटेनेंस, एक होती है उसकी मेजर मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग। तो ओवरहॉलिंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? उसको हम कैपिटलाइज करते हैं एज अ न्यू एसेट, एग्जिस्टिंग एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन ओवरहॉलिंग को हम एज अ न्यू एसेट ऐड करते हैं और उसकी जो लाइफ होती है ना ओवरहॉलिंग की, वो क्या होती है, क्या होनी चाहिए उसे? बाय द वे, लाइफ, ओवरहॉलिंग की लाइफ क्या होनी चाहिए? एनी आइडिया? अगर मैं उसे ओवरऑल कर रहा हूं तो उसकी लाइफ क्या होगी? नेक्स्ट ओवरहॉलिंग पीरियड, नेक्स्ट ओवरहॉलिंग पीरियड यानी कि अगले कितने साल में वो ओवरहॉल होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 10 साल में ओवरऑल होगा, हर 10 साल में, तो इसका मतलब है ओवरहॉलिंग की जो भी कॉस्ट आएगी उसे कैपिटलाइज कर लिया जाएगा। कितने साल तक? 10 साल तक। और 10 साल में वो स्क्रैप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर नई कॉस्ट इनकर्ड होगी, उसको दोबारा कैपिटलाइज कर लेंगे। ठीक है जी। Hence, the reason why some of the vessels are sold, the residual value of the vessels kept for 30 years is based upon the steel value of the vessel at the end of its economic life. यानी कि जो 30 साल वाले assets हैं
उनकी स्क्रैप वैल्यू को स्टील की वैल्यू के ऊपर मेजर किया जाता है। एट द टाइम ऑफ परचेज the service potential which will be required to be restored by the engine overall is measured based on the cost as if it had performed at the time of the purchase of the vessel. In the current period, one of the vessel had to have its engine totally replaced after only 8 years. Normally engine lasts for the 30 years economic life if overhauled every 10 years. Additionally, one type of vessel was having its funnel replaced after 15 years, but the funnel had not been depreciated separately. 11 months. अब देखें इधर मल्टीपल इश्यूज हैं, पहले तो हमें सारे इश्यूज एक दफा समझने हैं, फिर इनको आईएएस से रिलेट करना है कि ये आईएएस में कहाँ फॉल होते हैं, किसकी बात की जा रही है। तो अब देखें बात तो बेसिकली की जा रही है रेजिडुअल वैल्यू की, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू होती क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको आईएएस 16 से मिल जाएगी। रेजिडुअल वैल्यू डिटरमाइन कैसे की जाती है, वंस वो डिटरमाइन हो जाती है तो उसको हर साल रिव्यू करना चाहिए, ये तो आपको लिखना पड़ेगा कम से कम ताकि रेजिडुअल वैल्यू का आइडिया हो। उसके बाद दो इश्यूज हैं, वो वेसल्स जो 10 साल की यूजफुल लाइफ वाले हैं और वो वेसल्स जो 30 साल की यूजफुल लाइफ वाले हैं, उनके बारे में आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि उनको कैसे हैंडल किया जाए। क्या इनका जो ट्रीटमेंट है 10 साल की यूजफुल लाइफ वाला, क्या वो अप्रोप्रिएट है, और अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप उसके बारे में बात करेंगे कि ये ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, कोई और ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना चाहिए। और 30 साल वाले की बात की जाए, क्या ये अप्रोप्रिएट है, और अगर ये अप्रोप्रिएट है तो हम बात करेंगे, या तो हम कहेंगे अप्रोप्रिएट है या फिर हम कहेंगे अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि आपने सवाल में ये देखना है कि इस सवाल में किस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कशन की जा रही है। जैसे यहाँ रेजिडुअल वैल्यू पे डिस्कशन की जा रही है, अब आईएएस 16 में रेजिडुअल वैल्यू के बारे में जो लिखा हुआ है वो आपको कोट करना पड़ेगा, आईएएस 16 रेजिडुअल वैल्यू के बारे में क्या कहता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 1 में हमने बीच में से पॉइंट निकाल के डिस्कस करने हैं कि यहाँ जो पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है ये एज पर आईएएस 16 है, जस्टिफाइबल है या नहीं। और पॉइंट नंबर 2 में जो 30 इयर्स वाले की बात की जा रही है, क्या ये एज पर जस्टिफाइबल हो रही है या नहीं हो रही। तो क्या ख्याल है 10 इयर्स वाले के बारे में। ए में लाइफ 30 साल है लेकिन वो उसे 10 साल एज्यूम करते हैं, क्यों, क्योंकि वो 10 साल बाद उसे बेच देते हैं। और उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो भी एक्विजिशन कॉस्ट होगी ना उसकी आधी उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। अब ये इस पे आर्ग्यूमेंट करना है कि ये सही है या गलत है, क्या ये तरीका सही है। क्या हाफ ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट जस्टिफाइबल है। तो आईएएस कहता है भाई आप एयर एंड के ऊपर ये देखें कि अगर ये एसेट अपनी उम्र एज पूरी कर चुका है, सही है, अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, तो उस पर एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट का आधा कर लो, क्योंकि हम उसकी एस्टिमेशन करते हैं ना, और एस्टिमेशन के लिए हमें कोई मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। अब देखें फर्स्ट पार्ट का आंसर देखें। वेसल विथ 10 इयर्स यूजफुल लाइफ, ये ऑफिशियल एग्जामिनर का आंसर मैंने शेयर किया। Case calculation of the residual value of the vessel with a 10 years useful life is not acceptable under IAS 16. Why? क्योंकि इसने कहा ना भाई वॉलेटिलिटी है, तो क्या वॉलेटिलिटी होगा तो क्या हम एस्टिमेट नहीं बनाएंगे, वॉलेटिलिटी तो हर चीज में होती है, ठीक है। तो undesirable volatility is not a convincing argument to support the use of a residual value equivalent to half of the acquisition cost. The residual value should be the value at the reporting date as if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life. Case should prepare a new model to determine residual value, which would take account of broker valuation at the end of each reporting period. सही है। तो उसने डिनाई कर दिया कि जो हमारा मेथड है वो कंसिस्टेंट नहीं है आईएएस 16 के ऊपर, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई
प्रॉपर उसका आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। 30 साल वाला तो आसान है, क्योंकि 30 साल वाले की जो हम बात कर रहे हैं वो तो इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। 10 साल वाला मुश्किल था, 30 साल वाले का भी हम देख लेते हैं। As regards the vessel which are kept for the whole of the life, a residual value based upon the scrap value of steel is acceptable. Therefore, the vessel should be depreciated based upon the cost minus the scrap value of steel over the 30-year period. Simple. When major planned maintenance work is to be undertaken, जिसको हम overhauling कहते हैं, the cost should be capitalized. The engine overall will be capitalized as a new asset, which will then be depreciated over the remaining period of the next overhaul. The depreciation of the original capitalized amount will typically be calculated such that it had a carrying amount of nil when the overhaul is undertaken. यानी कि जो पुराना ओवरऑल होगा वो जीरो हो चुका होगा. This is not the case with one vessel because work was required earlier than expected. In this case, any remaining carrying amount of the old engine and overall cost should be expensed immediately. ये उसने दूसरे वाले आइटम की बात की है जो उसने लास्ट लाइन में लिखा था. One type of vessel was having its funnel replaced after 15 years, but the funnel had not been depreciated separately. ठीक है जी. तो इसी तरीके से कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं से भी किसी भी पॉइंट से पूछकर कोई भी मसला उसमें से निकाल कर आपको सिनेरियो बनाकर दिया जा सकता है, और आपको सिनेरियो के ऊपर पहले स्टैंडर्ड कोट करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड क्या कहता है, और उसके बाद उसका आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा. आपका आर्ग्यूमेंट गलत या सही हो सकता है, लेकिन आप स्टैंडर्ड सही कोट करें कि स्क्रैप वैल्यू के बारे में आईएएस क्या कहता है, उसको कैसे रिव्यू करना चाहिए, उसका एस्टीमेट का चेंज कैसे होगा. आपको उतने मार्क्स तो कंपलसरी वहां से मिल जाएंगे. कोई सवाल? अच्छा, इस सवाल को आप ट्राई करेंगे खुद से ना. मैंने इसका कंप्लीट आंसर अभी शेयर नहीं किया, लेकिन पहले आप IS-16 अपना पूरा कवर कर लेंगे और इस सवाल को आपको ट्राई करना है. फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू कैन डिस्कस के इसमें इस पार्ट का ट्रीटमेंट